जब भी प्रोफेशनल कोर्सेज की बात आती है तो वहाँ पर अगर हम देखें कि कौन से बच्चे उसमें पास होते हैं तो वो तो कम होते हैं और कौन से बच्चे फेल होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे पेपर इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट की, जिसमें देखा जाता है कि बच्चे फेल हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैं बात करूंगी ऐसे क्या रीजंस हैं कि बच्चे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, दैट इज इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट में फेल हो जाते हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ों पे हमें ध्यान देना है कि इस सब्जेक्ट को हम अच्छे से क्रैक कर जाएं, इस सब्जेक्ट को हम अच्छे से क्वालिफाई कर जाएं। जय श्री श्याम एवरीवन, दिस इज साक्षी दुआ, वेलकम्स यू टू सीएमए ग्रूमिंग एजुकेशन। तो यहाँ पर मैं आपको आज असिस्ट करने वाली हूँ ये बताने में कि क्या रीजंस रह जाते हैं कि बच्चे फेल हो जाते हैं अपने इस सब्जेक्ट में, दैट इज इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, जो कि सीएमए फाउंडेशन का एक सब्जेक्ट है। तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। तो सबसे पहला रीजन वो ये है, नो टारगेट। देखिए बेटा, कोई भी चीज आप अटेन करना चाहते हो, आप अचीव करना चाहते हो, उसके पीछे एक टारगेट जरूर होना चाहिए, आपका गोल जरूर होना चाहिए। अब जनरली बच्चे क्या टारगेट सेट करते हैं कि हमें तो बस पास होना है। ये टारगेट नहीं होता। टारगेट वो होता है जो क्वांटिटेटिव टर्म्स में रखा जाए, क्वांटिटेटिव टर्म्स में। अगर मैं इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट की बात करूं तो एक बच्चे ने ये टारगेट सेट किया कि उसे 90 प्लस मार्क्स लेकर आने हैं आउट ऑफ 100। तो ये है क्वांटिटेटिव टर्म्स में टारगेट, नंबर्स की फॉर्म में टारगेट। तो आपका टारगेट ना नंबर्स की फॉर्म में होना चाहिए, जो इजीली मेजरेबल हो, जिससे आपको पता लग जाए कि मैंने मेरा टारगेट अचीव किया भी है या नहीं। तो टारगेट को सेट करें और सेट करते टाइम ये ध्यान रखें कि क्वांटिटेटिव टर्म्स में वो टारगेट आपका होना चाहिए। तो यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट्स जो गलती करते हैं वो यही होती है कि वो कोई टारगेट ही नहीं सेट करते। विदाउट टारगेट आप क्या आगे की डायरेक्शन लेते हुए चलोगे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट मिस्टेक पे, दैट इज नो स्ट्रैटेजी। कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। आप जो सब्जेक्ट प्रिपेयर कर रहे हो आपको उसका सिलेबस ठीक से नहीं पता, आप जो सब्जेक्ट प्रिपेयर कर रहे हो आपको स्टडी नोट नंबर वाइज वेटेज नहीं पता। तो अगर मैं इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट की बात करूं तो जैसे कि हम जानते हैं बेटा, इसमें टोटल स्टडी नोट्स आपके 12 हैं, जिसमें से फर्स्ट 8 स्टडी नोट्स तो इकोनॉमिक्स के हैं और लास्ट 4 स्टडी नोट्स मैनेजमेंट से रिलेट करते हैं, है ना। तो इन सारे स्टडी नोट्स की वेटेज आपको पता होना चाहिए। प्लस बहुत से बच्चों को यही नहीं पता कि हमें किस पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है या इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स को। तो यहाँ पर मैं उनको ये भी बताना चाहूँगी कि उन्हें पता होना चाहिए बेटा कि 100 मार्क्स का आपका ये पेपर है, जिसमें से 50 मार्क्स का मैनेजमेंट का पोर्शन आता है और 50 मार्क्स का इकोनॉमिक्स का पोर्शन आता है। तो आपको दोनों को ही इक्वली वेटेज देनी है ना। तो बहुत सी चीजें हमें सब्जेक्ट के बारे में पता ही नहीं होती जो हमें पता होना चाहिए, जैसे कि सिलेबस। तो आपको सबसे पहले यही करना है कि आपको बेटा क्लियर होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट के सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है। दूसरा बेटा, आपको वेटेज पता होनी चाहिए स्टडी नोट नंबर वाइज, कि हर एक स्टडी नोट नंबर की वेटेज क्या है। वेटेज से ना बेटा हमें ये पता लग जाता है कि किस पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है और किस पे हमें कम ध्यान देना है। अब जैसे मैं इकोनॉमिक्स के पोर्शन की बात करूं, यहाँ पे ना एक स्टडी नोट नंबर मार्केट का है, मार्केट स्टडी नोट नंबर 5 है, ठीक है, मार्केट का। वो इंडिविजुअल स्टडी नोट ही मतलब 20 मार्क्स का है। तो अब मुझे यहाँ से ये हिंट मिल रहा है ना कि 50 मार्क्स का तो ओवरऑल आना है इकोनॉमिक्स का पोर्शन, उसमें से स्टडी नोट नंबर 5 दैट इज मार्केट वो 20 मार्क्स का है। तो मुझे हिंट मिल रहा है कि बाकी स्टडी नोट्स के कंपैरिजन में मुझे इस वाले स्टडी नोट को ज़्यादा प्रेफरेंस देना है, राइट। तो बेटा वेटेज का बहुत बढ़िया रोल होता है, वेटेज आपको पता होना चाहिए। इससे आप ये डिटरमिन कर पाते हो कि आपको एक पर्टिकुलर स्टडी नोट नंबर प्रिपेयर करने पे कितना टाइम डिवोट करना है और कितना स्कोर आपका पक्का हो जाता है। तो आपको हमेशा वेटेज पता होनी चाहिए, जिससे कि आपको पता लगे जिनकी ज़्यादा वेटेज है आप उनको ज़्यादा टाइम डिवोट करोगे, जिनकी कम वेटेज है आप उन्हें कम टाइम अलॉट करोगे, ठीक है। सेम फॉर मैनेजमेंट, वेटेज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंगली आप क्या करते हो बेटा, स्ट्रैटेजी बनाते हो, ठीक है। स्ट्रैटेजी बनाते टाइम ऑफ कोर्स हमें ये भी चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि कितना टाइम पीरियड हमारे पास है, रिमेनिंग कितना टाइम पीरियड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दिस सब्जेक्ट। तो अकॉर्डिंगली हमारी स्ट्रैटेजीज होती हैं, ठीक है। आगे
बहुत से बच्चों को यही नहीं पता हमें कौन सा स्टडी मटेरियल लेना है, कौन से एडुकेटर से पढ़ना है, तो वो सब स्ट्रैटेजी का ही पार्ट होता है, तो ये सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट बेटा, वेरियस स्टडी मटेरियल्स। अब स्टूडेंट्स की ये सबसे बड़ी गलती कि वो एक स्टडी मटेरियल पे स्टिक नहीं है। क्या है, बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स है, आराम से 6-7 स्टडी मटेरियल्स को रेफर कर रहे हैं, ठीक है, और फिर पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली फेल होगे। क्यों होगे बेटा? क्योंकि आप जितने ज़्यादा स्टडी मटेरियल्स पे फोकस्ड रहोगे तो क्या होगा कि आपका टाइम उतना ही ज़्यादा लगेगा। आपको स्टडी मटेरियल ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2, जैसे जो आपका इंस्टीट्यूट है ICAMI, वो जो भी स्टडी मटेरियल आपको ऑफर करता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आप किसी भी एकेडमी से पढ़ रहे हैं, लाइक अगर आप ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी से पढ़ रहे हैं, हमारा रिकॉर्डेड कोर्स आपने ले रखा है, तो हमारा स्टडी मटेरियल ही इनफ है, साथ में वो पढ़ लीजिए, राइट। तो मतलब कम से कम 2 लीजिए, एक से भी काम चलेगा जो इंस्टीट्यूट का मटेरियल है, दूसरा जहां आप एकेडमी से कोचिंग ले रहे हैं, दैट्स इनफ। बहुत ज़्यादा स्टडी मटेरियल्स पे हमें नहीं जाना है, आपको स्टार्टिंग में ही डिसाइड कर लेना है कि आपको कौन से स्टडी मटेरियल से पढ़ना है, ठीक है। बाद में ये नहीं आपने मान लो 2 डिसाइड कर लिए कि मैं ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी के स्टडी मटेरियल से पढ़ूंगा और जो ICAMI का जो स्टडी मटेरियल है उससे पढ़ूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे बस इन्हीं 2 पे स्टिक रहना है। आपका कोई भी फ्रेंड आ जाए, यार मैं तो इससे पढ़ रहा हूँ या मैं तो इससे पढ़ रही हूँ, तो माइंड डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। यू शुड बी स्टिक टू द डिसाइडेड स्टडी मटेरियल, जो आपने डिसाइड किया है उसी पे ही आपको स्टिक रहना है, आपको चेंज नहीं करना है कुछ भी, ठीक है। तो आपको बेटा वेरियस स्टडी मटेरियल्स पे नहीं जाना है, 1 या ज़्यादा से ज़्यादा 2 स्टडी मटेरियल बस यही सेलेक्ट कर लीजिए, उससे ऊपर नहीं, क्योंकि जितने ज़्यादा स्टडी मटेरियल हम लेते हैं ना, उतना ज़्यादा हमारे पास फिर प्रेशर सा क्रिएट हो जाता है, हम उन्हीं सब स्टडी मटेरियल को कवर करने में रह जाएंगे, तो सारे सब्जेक्ट्स पे हम ठीक से प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो आपको 1 या 2 स्टडी मटेरियल को ही सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट बेटा, वेरियस एडुकेटर्स। आज YouTube पे CMA के बारे में वीडियोस देखेंगे, बहुत सारे एडुकेटर्स आ जाएंगे। अब उसमें प्रॉब्लम नहीं है कि बहुत सारे एडुकेटर्स आएंगे, लेकिन अगर आप 5-6 एडुकेटर एक ही सब्जेक्ट के आप फॉलो कर रहे हो, आपके लिए प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है इसमें? प्रॉब्लम ये है बेटा, हर किसी टीचर का अपना एक टीचिंग स्टाइल होता है, हर चैप्टर एक दूसरे से क्या होता है, कोरिलेटेड होता है। तो आप एक ही टीचर को सिलेक्ट कीजिए और सारा सब्जेक्ट के जितने भी चैप्टर्स हैं आप अकॉर्डिंगली उसी टीचर से पढ़िए। क्यों? इससे ना कंफ्यूजन कम होती है। हम ज़्यादा टीचर्स अगर लेंगे, हर किसी का अपना अपना टीचिंग स्टाइल है, ऑफ कोर्स कंफ्यूज हो जाएंगे। कई बार टीचर क्या करती है, चैप्टर नंबर 3 में जो पढ़ाया चैप्टर 1 से रिलेट कर रही है कि मैंने जो पढ़ाया था ना उसमें, तो अब आप अगर चैप्टर 1 किसी और टीचर से पढ़ रहे हो, चैप्टर 3 किसी और टीचर से पढ़ रहे हो, तो आपको तो प्रॉब्लम आएगी कि चैप्टर 1 में उस टीचर ने क्या कराया था, दोबारा जाके वो देखना पड़ेगा, जबकि आप चैप्टर 1 किसी और टीचर से पढ़ चुके हो। तो यहाँ पे बेटा ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हमें एक ही एडुकेटर रखना है, उससे ज़्यादा एडुकेटर हमें नहीं रखना है। हाँ, मैं ये ज़रूर बोलूँगी, जैसे इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट का है, तो आपने इकोनॉमिक्स का अलग ट्यूटर ले लिया, मैनेजमेंट का अलग ले लिया, आप ऐसे कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं करना कि इकोनॉमिक्स में ही 2-3 टीचर्स आप देख रहे हो और मैनेजमेंट के आप 4-5 टीचर्स की वीडियोस देख रहे हो। ऐसा नहीं करना बेटा, जितने ज़्यादा एडुकेटर्स होंगे ना उतनी ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी। तो एक सब्जेक्ट के लिए एक रखने की कोशिश करो, ठीक है। नेक्स्ट, नो कंसिस्टेंसी। अब हमारे में रेगुलरिटी की कमी होती है। आप मान लो 1 दिन पढ़े, 4 दिन नहीं पढ़े, 5वें दिन पढ़े, फिर अगले 10 दिन नहीं पढ़े, तो ये जो आपके है ही नहीं, कंसिस्टेंसी ही नहीं है, प्रॉपर प्रैक्टिस ही नहीं है, तो आप कैसे सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल कर लोगे, कैसे आप अच्छा स्कोर कर लोगे? बेटा अच्छा स्कोर करने के लिए कंसिस्टेंसी ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर यही चीज़ मिसिंग है ना, तो आप सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कभी नहीं कर सकते, बिलीव मी। तो आपको कंसिस्टेंसी पे फोकस करना है, रेगुलरिटी मेंटेन करनी है आपने हर एक सब्जेक्ट में। हर एक सब्जेक्ट को डेली उठाओ, 2 घंटे दो और पढ़ो, ठीक है। तो डेली आपको ये काम करना है, रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, तभी जाके बेटा अच्छा स्कोर कर सकता है कोई। नेक्स्ट, नो रिवीजन। अब रिवीजन करने की क्या नीड होती है मैम, एक बार देख लिया सब हो गया। रिवीजन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बेटा तभी रिटेंशन पावर आती है। अब ये रिटेंशन पावर क्या है? रिटेंशन पावर है, जैसे आपने चैप्टर 1 को प्रिपेयर किया, लेट्स सपोज स्टडी नोट नंबर 1 प्रिपेयर कर लिया, ठीक है। अब आपने प्रिपेयर किया ना, आपके माइंड में वो चीज़ अभी बैठी थोड़ी होगी,
आपको क्या करना पड़ेगा, उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना पड़ेगा, तभी आपके माइंड में वो चीज़ इजीली बैठ जाएगी, है ना। कि आप 5 दिन बाद भी देखो तो आपको ध्यान हो कि मैंने इस चैप्टर 1 में पढ़ा क्या था। तो जनरली आप देखते हो ना कि बच्चे चैप्टर 1 करते हैं, समझ में आया, चैप्टर 2 पे जब गए ना चैप्टर 1 का सारा कुछ भूल गए। वो क्यों भूल गए, क्योंकि चैप्टर 1 की आपने रिवीजन तो की नहीं, है ना। जब हम किसी चीज की जितनी ज्यादा रिवीजन करेंगे ना उतना ज्यादा वो रिटेन होगा। और जनरली मेरे अकॉर्डिंग हर एक बच्चे को बेटा कम से कम 3 to 4 टाइम्स रिवीजन की नीड होती है। एंड वी पीपल डजंट नो अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ रिवीजन, तो हम स्किप कर देते हैं, तो वहां पे हमारा एक फेलियर आ जाता है। ये भी बहुत मेजर रीजन है फेलियर होने का। रिवीजन हर एक सब्जेक्ट मांगता है, हर एक बच्चे से रिवीजन मांगता है, चाहे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, चाहे वो एवरेज हो या बिलो एवरेज हो। तो यहाँ पर बेटा मैं ये बोलूंगी मल्टीपल रिवीजन करो, कम से कम 3 से 4 बार रिवीजन होनी चाहिए, तभी एक सब्जेक्ट की चीजें हमारे माइंड में बैठती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, नो प्रैक्टिस। कई बार जैसे इकोनॉमिक्स के पोर्शन में, मैनेजमेंट के पोर्शन में तो कोई न्यूमेरिकल नहीं है, बट इकोनॉमिक्स के पोर्शन में न्यूमेरिकल्स हैं, लाइक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, राइट। तो ये न्यूमेरिकल्स आप क्या कर रहे हो, जस्ट देख रहे हो, हाँ अच्छा इस पेज पे है, ये वाली इलस्ट्रेशन है, हाँ हो जाएगी। ऐसे नहीं करना बेटा, न्यूमेरिकल्स है, पेन एंड पेपर यूज करो न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करने के लिए, तभी वो न्यूमेरिकल्स आपको ठीक से समझ में आएंगे। फॉर्मूले भी ऐसे समझ नहीं आते अगर आप देख लेते हो, फॉर्मूला भी तभी समझ में आता है जब आप उसे क्वेश्चन करके उसको इम्प्लीमेंट करते हो। तो प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी है। यहाँ पे थियोरी के जो है उनका लर्निंग वर्क करके रख दो, है ना, उनको रिकॉल करो, लर्निंग वर्क करके रख दो। जो न्यूमेरिकल्स है उसको पेन एंड पेपर लो और ट्राई करो, रिपीटेड वे में करो, बार बार करो, जब तक वो माइंड में बैठता नहीं है। सो प्रैक्टिस तो बहुत ही जरूरी है। डीपीपी सॉल्व करो, है ना, मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करो, तो ये तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है ना इकोनॉमिक्स के लिए। आपने कोई भी चैप्टर करके रख दिया, प्रैक्टिस नहीं करी, तो वो कोई फायदा भी नहीं है करने का। प्रैक्टिस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है, तो प्रैक्टिस करो बेटा। बैक एक्सरसाइज जो होती है हर एक मॉड्यूल की वो करो, ठीक है, वो प्रैक्टिस करने के लिए ही दी हुई है। जब तक आप कोई क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व करोगे जो चैप्टर आपने किया है, तो वो चैप्टर का आप अपने आप भी नहीं जज कर सकते कि मुझे ये चैप्टर कितने अच्छे से समझ में आया। तो प्रैक्टिस तो बेटा बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करोगे तभी आप जज कर पाओगे कि ये चैप्टर कितने अच्छे से समझ में आया। जनरली होता भी यही है, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग एक चैप्टर की ना आती भी तभी है जब हम उसके क्वेश्चंस करते हैं। बहुत सी चीजें स्किप हो जाती हैं, लेकिन देखते हैं अच्छा क्वेश्चन में है, ये इंपॉर्टेंट होगी, ये करके देख लेते हैं दोबारा से। तो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग अगर आप चाहते हो आपको चैप्टर्स की हो, तो आपको प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। जनरली बच्चे क्या करते हैं, जस्ट चैप्टर रीड कर लिया, एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करे। अब पेपर में तो क्या आना है, पेपर में तो बेटा एमसीक्यू आना है ना, तो आपको उसकी प्रैक्टिस भी अच्छे से करनी चाहिए। एमसीक्यूज करो जो आपके मॉड्यूल के एंड में आपको दे रखे हैं, ठीक है, बैक एक्सरसाइजेस करो, डीपीपीस करो, मॉक टेस्ट करो। इससे क्या होगा, प्रैक्टिस होगी आपकी, और प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, सुना है ना ये फ्रेज। तो ये प्रैक्टिस तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इस पे फोकस करना है। नेक्स्ट बेटा, टेकिंग एमसीक्यूज लाइटली। अब जनरली क्या होता है, हम एमसीक्यूज को ना ऐसे लाइटली लेते हैं, चार ऑप्शन होंगे यार, पता तो लग ही जाएगा कौन सा है। ऐसा नहीं होता बेटा, इसको इतना लाइट मत समझो। प्रोफेशनल पेपर है ये, प्रोफेशनल कोर्स का पेपर है ये, इसमें आपको एमसीक्यू के इतने इजी देंगे वो कि आपको इजीली पता लग जाएगा। चारों के चारों ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहे होंगे कि ये चारों ऑप्शंस हो सकते हैं। तो एमसीक्यू को लाइटली नहीं लेना है, उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर गाइज ये सब कुछ मिस्टेक्स रहती हैं जो बच्चे करते हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, कह रहे हो, या ये जनरल भी था कहीं ना कहीं। तो ये मिस्टेक्स हमें अवॉइड करनी है अगर हम अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको सेम ऐसा लग रहा है तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ नॉट सब्सक्राइब टिल येट। तो ऐसे ही बढ़िया बढ़िया वीडियोस हम लेकर आते रहेंगे आपके लिए। इजाजत चाहती हूँ इस वीडियो को एंड करने की। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग।